सबकी आवाज़ मीडिया नेटवर्क में आपका इस्तकबाल है। इम्तियाज़ जलील ने दवाखाने के बेड से इस बात का ऐलान किया कि हम एहतजाज करेंगे उन अफराद के ख़िलाफ़ जिन्होंने वक्फ अराज़ी पर गाज़िबाना कब्ज़ा जमाया है या उसे नुकसान पहुँचाने की कोशिश की है। वाज़ेह हो कि इम्तियाज़ जलील ने गुज़िश्ता माह इस बात का ऐलान किया था कि हम वक्फ अराज़ी पर गाज़िबाना कब्ज़ात के ख़िलाफ़ या जालना रोड पर वाक़े ज़मीन पर वक्फ की गाज़िबाना कब्ज़ा जो हो चुका है या जिस पर कॉम्प्लेक्स बनाया गया बकौल इम्तियाज़ जलील, हम उसके ख़िलाफ़ भूख हड़ताल करेंगे, उन्होंने कहा था। और उसके बाद जब भूख हड़ताल करने का वक्त आया तो अचानक उनकी तबीयत नासाज हुई, जिसके बाद वो ज़ेर इलाज दवाखाने में हैं। उनके मुखालिफिन ने इस बात को जो है इशू बनाया, शहर भर में चर्चा होने लगी कि इम्तियाज़ जलील ने जो ऐलान किया था उसके बाद वो बीमार हो गए। हम भी उनकी सेहत याबी की दुआ करते हैं और सारे शहर वासी भी दुआ कर रहे हैं, लेकिन आज उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि हम एहतजाज करेंगे, यानी वो अपने एहतजाज से दस्तबरदार नहीं हुए। जिस तरीके की बात या चेमी गोइयाँ हो रही थी कि इम्तियाज़ जलील जो है अब एहतजाज नहीं करेंगे, लेकिन दो चीज़ें थी, एक तो उनकी तबीयत ख़राब हुई और दूसरा ये कि 144 शहर में नाफिज कर दिया गया 8 मार्च तक के लिए। उस ताल्लुक़ से इम्तियाज़ जलील ने एक वीडियो वायरल किया दवाखाने से, जो हम आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं। आपको अंदाज़ा होगा कि उन्होंने क्या कहा और वो किस तरीके का जो है तो एहतजाज करने वाले हैं। तो देखिए वीडियो। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आप तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ जिन लोगों ने मेरी सेहत के लिए दुआएं की है। आज से कुछ दिन पहले जब मैं गुजरात का इलेक्शन कैंपेन करके लौटा तो उस वक्त के बाद से मेरी तबीयत ख़राब हुई। मैंने कोविड का टेस्ट कराया, पॉजिटिव हुआ और अब पिछले कुछ दिनों से मैं हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हूँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों की दुआओं की वजह से अब मैं पूरी तरह से रिकवर हो गया हूँ और बस इंतज़ार में हूँ कि डॉक्टर्स का इजाज़त दे। लेकिन इसी दौरान मैंने 26 फरवरी के लिए एक आंदोलन का ऐलान किया था कि जो वक्फ बोर्ड की ज़मीनों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हम लोगों ने सोचे थे कि हम सड़क के ऊपर उतरेंगे और आंदोलन करेंगे। और मैंने ये ऐलान किया था कि जालना रोड की एक जो ज़मीन है जो औरंगाबाद शहर के बड़े बड़े धन्ना सेठों ने से अलग अलग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स के साथ मिलजुल कर, चाहे वो महानगर पालिका हो, रजिस्ट्री ऑफिस हो और या खुद वक्फ बोर्ड हो, इनके साथ मिलकर किस तरह से ये करोड़ों रुपए की ज़मीन ये धन्ना सेठों ने लूट के खाए है, अपना बंटवारा किए है। और महज वक्फ बोर्ड को इसके अंदर से कितनी आमदनी हुई तो 1.5 लाख रुपया, यानी कि 1,50,000 रुपये, जबकि ये धन्ना सेठों ने करीब एक अंदाजे के हिसाब से 100 करोड़ रुपये के करीब ये पैसा बनाया है। मैंने जब ये ऐलान किया पूरे सबूतों के साथ, उसके बाद कैसी कैसी साजिशें हो रही है कि किस तरह से मामले को निपटाया जाए और कहीं हमने सड़क के ऊपर नहीं आना चाहिए। मैंने उस वक्त ऐलान किया था कि मैं अकेला नहीं बैठूंगा, मेरे साथ कम से कम 1000 लोग बैठेंगे, क्योंकि मुझे खुशी है कि जितना हमने रजिस्ट्रेशन किया है वो 1000 लोगों से ज़्यादा इस मुद्दे के ऊपर बैठने के लिए तैयार है। क्योंकि ये कोई सियासी मुद्दा नहीं है, ये एक गरीबों से जुड़ा हुआ मुद्दा है कि हमारी ज़मीन अपनी आँखों के सामने हम लुटता बर्बाद होता हुआ देख रहे हैं चंद लोगों की वजह से। उसमें वक्फ बोर्ड के जो कर्मचारी है वो सबसे ज़्यादा दोषी है। वो इतने बेईमानी में लिप्त हो चुके हैं कि उन्हें अब किसी का डर और खौफ सता नहीं रहा है। आप सोचिएगा कि जिस ज़मीन के ऊपर करोड़ों रुपये ये धन्ना सेठ कमा रहे हैं, उस वक्फ बोर्ड को महज 1.5 लाख रुपये अगर मिल रहा है तो ये अंदर से कितनी कमाई कर रहे हैं। उसमें चाहे वक्फ बोर्ड के पुराने मेंबर्स हो, वक्फ बोर्ड के पुराने चेयरमैन हो, वक्फ बोर्ड के अधिकारी हो, ये सब इसके अंदर शामिल है। किसी न किसी को तो खड़े रहने की ज़रूरत थी और मैंने सोचा था कि मैं इंशाल्लाह इसकी शुरुआत करूँगा। लेकिन अल्लाह की मसलियत है कि आज के दिन ये आंदोलन हम कर नहीं सकते क्योंकि मैं अभी भी हॉस्पिटल के अंदर एडमिट हूँ। लेकिन मैं तमाम उन नौजवानों को जिन लोगों ने मुझ पर यकीन किया है, मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम दोबारा सड़कों के ऊपर उतरेंगे और पूरी ताकत के साथ उतरेंगे। लोग मुझसे ये सवाल करते हैं कि अब आप तो वक्फ बोर्ड के मेंबर बन गए हैं। देखिए, वक्फ बोर्ड का मेंबर बनना तय इसलिए मेरा है क्योंकि क़ानून के अंदर ये प्रावधान है कि वक्फ बोर्ड के अंदर 2 जो मेंबर्स चुने जाते हैं वो मुस्लिम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। अब इत्तेफाक से पूरे महाराष्ट्र के अंदर
एक ही मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुनकर आया है और वो मैं इम्तियाज़ जलील हूँ। फिर राष्ट्रवादी कांग्रेस ने फौजिया मैडम को भी इसका MP का पद दिए है राज्यसभा का, तो 2 MP हो गए, तो स्वाभाविक है हम दोनों के अलावा कोई तीसरा उसमें जा नहीं सकता था। तो वक्फ बोर्ड का मेंबर बनने के बावजूद भी मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लड़ाई इतनी आसान नहीं है। एक लड़ाई अंदर लड़ना पड़ेगा जो मुझे अकेले लड़ना पड़ेगा, और एक लड़ाई सड़कों के ऊपर लड़ना पड़ेगा जो मैं आपके साथ लड़ना चाहता हूँ। तो आप यकीन करिएगा ये आंदोलन जारी रहेगा, पूरी ताकत के साथ रहेगा, और अगर आप लोग इस आंदोलन के अंदर नहीं है तो मैं अकेला कुछ नहीं कर पाऊँगा, और अगर आप लोगों के साथ है तो इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि ये लोगों के ऊपर कार्रवाई किए बगैर हम खामोश नहीं बैठेंगे। लेकिन इसको किसी एक राजनीतिक पक्ष का मुद्दा ना समझते हुए जो भी लोग गरीब, यतीम, बेवाओं के लिए फ़िक्रमंद है, जो चाहते हैं कि उन ज़मीनों के ऊपर स्कूल्स खुले, कॉलेजेस खुले, हॉस्पिटल्स खुले, वहाँ पे गरीबों के लिए, गरीब पत्रकारों के लिए वहाँ पर कॉलोनीज़ बनाई जाए, ज़रूरतमंदों को उसका फ़ायदा हो सके, ये सब चीज़ों के लिए अगर इसका इस्तेमाल हुआ तो बेहतर रहेगा। मैं आपको फिर से आपको यकीन दिलाता हूँ कि इंशाल्लाह बहुत जल्द एक बार पूरी तरह से ये सेहत इजाज़त दे देती है कि मैं सड़क के ऊपर बैठूँ, तो मैं यकीनन बैठूँगा। मैं पुलिस को पत्र भी दे चुका हूँ, लेटर भी दे चुका हूँ। अगर उनकी कुछ दिक्कत है तो उन्होंने मुझे बताया, लेकिन ये आंदोलन जारी रहेगा। किसी भी कीमत के ऊपर ये आंदोलन पीछे नहीं होने वाला है, इतना मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा।